हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए के बारे में। इसको कनाडा टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा या 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी कहते हैं और टीआरवी भी कहते हैं, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा। तो इसमें आज मैं आपको जो है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में बताऊंगा कि कई बारी क्या होता है कि जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसमें एक रिफ्यूज़ल लेटर आती है एम्बेसी की तरफ से। उसमें लिखा होता है कि जो रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल आपका इमिग्रेशन स्टेटस है। सो चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका बाई चांस कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो उसमें अगर कई बारी क्या है, वीज़ा ऑफिसर उसमें ये पुट करता है कि जो कनाडा वीज़ा रिफ्यूज़ल का रीज़न ये पुट किया जाता है इमिग्रेशन स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट। उन उसमें जो है क्या क्या चीज़ें देखता है वीज़ा ऑफिसर आपका अगर वो वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं इमिग्रेशन स्टेटस के कारण। तो वो आज हम डिस्कस करते हैं। इसमें करीब 4 पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ये सब पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रिफ्यूज़ल है इमिग्रेशन स्टेटस के कारण, जो रिफ्यूज़ल है वो किन लोगों को लगता है, किन लोगों के ऊपर वो अप्लाई होता है। सबसे पहले तो जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो किसी और कंट्री में रह रहे हैं, उनके पास इंडियन पासपोर्ट है, वो किसी रीज़न के कारण और किसी कंट्री में रह रहे हैं। जैसे वो उनके पास रेजिडेंसी परमिट है किसी और कंट्री का, या वर्क परमिट है किसी और कंट्री का, या स्टडी वीज़ा या परमिट है किसी और कंट्री का। उनके पास पासपोर्ट इंडियन ही है बट वो रह इस वक्त बाहर रहे हैं कहीं किसी और कंट्री में। तो वो उन केसेस में जब वो वहाँ रह रहे हैं उसी टाइम पे अगर वो अप्लाई करते हैं कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए, अगर बाई चांस उसमें रिफ्यूज़ल लग जाता तो कई बार उसमें ये पॉइंट आता है कि वो इमिग्रेशन स्टेटस के कारण रिफ्यूज़ल हुआ है। तो चलो आज के हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला जो पॉइंट है, ये आप जहाँ भी कंट्री में रह रहे हैं उसमें सबसे बड़ा कारण ये आता है कि आप चाहे वहाँ पे रेजिडेंसी परमिट के ऊपर रह रहे हैं, चाहे स्टडी परमिट के ऊपर, वीज़ा के ऊपर रह रहे हैं, या वर्क परमिट के ऊपर रह रहे हैं, तो उसमें जो आपका वहाँ पे स्टेटस है जो वो कितना लंबा है उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात है, सपोज आप वहाँ पे रह रहे हैं, काफ़ी देर से रह रहे हैं और आपका जो वहाँ का स्टेटस है वो ख़त्म होने वाला है। जो आपका रेजिडेंसी परमिट का स्टेटस या वर्क परमिट का स्टेटस या स्टडी वीज़ा का स्टेटस है वो अगर वहाँ पे ख़त्म होने वाला है, तब भी आपको ये जो रिफ्यूज़ल का कारण आपको आपको दिया जाएगा। इसमें ये होता है कि अगर सपोज करो आप वहाँ पे काफ़ी देर से रह रहे हैं और आपका जो वीज़ा है वो ख़त्म होने वाला है, सपोज 2 महीने के अंदर ख़त्म होने वाला है या 3 महीने के अंदर ख़त्म हुआ था। सपोज आप वहाँ पे मार्च में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप, और आपका वहाँ का जो रेजिडेंसी परमिट है वो मई अप्रैल के एंड में ख़त्म होने वाला है। तो आपको आपका जो ये कारण है कि आपका जो इमिग्रेशन स्टेटस है वो अनक्लियर हो जाता है। कि उसमें ये हो जाता है कि इसका अब इमिग्रेशन स्टेटस यहाँ पे जो इस वक्त जहाँ पे वो काम कर रहा है उसका वहाँ पे जो स्टेटस है वो एक्सपायर होने वाला है। तो इसलिए ये कनाडा में अप्लाई कर रहा है कि वहाँ पे जाके ये नई जॉब देखना चाहता है या कोई और कारण है, ये एज ए विजिटर वीज़ा नहीं जा रहा। तो ये एक वीज़ा ऑफिसर के माइंड में इस डाउट के कारण वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। उसके बाद ये है कि जब भी इसका जो सोल्यूशन ये है कि अगर आपने अप्लाई करना है, अगर आप बाहर रह रहे हैं कहीं पे, तो कम से कम 1 साल का आपका वहाँ का परमिट बचा होना चाहिए। जब आपने अप्लाई करना है आपको कम से कम 1 साल पहले अप्लाई करना है, बिल्कुल एंड पे अप्लाई नहीं करना है। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि आपका किसी कंट्री में ओवर स्टे नहीं होना चाहिए विद इन लास्ट 10 ईयर्स। जो हिस्ट्री है आपके, विद इन लास्ट 10 ईयर हिस्ट्री है, जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या बाहर की वर्क परमिट हिस्ट्री है, वर्किंग हिस्ट्री है, उसमें कभी भी आपका ओवर स्टे नहीं होना चाहिए किसी और कंट्री में। उसके कारण भी ये इमिग्रेशन स्टेटस वाला जो रिफ्यूज़ल है वो लग जाता है, उसके कारण भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इसके बाद ये है कि जो भी आपका बाहर का वर्क परमिट है या जो भी है रेजिडेंसी परमिट जो आपको मिला हुआ है, उसमें आप जब भी अप्लाई करते हैं ना, वो एक तो एक क्लियर होना चाहिए आपके पासपोर्ट के ऊपर, सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। सारा आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसमें आपको ये क्लैरिफाई करना है कि वहाँ पे आप किस स्टेटस में हैं। और उसके बाद ये है कि आपने एक भी दिन का ओवर स्टे नहीं होना चाहिए पीछे वाला। चाहे आपका
आपका जितना मर्जी ट्रैवलिंग हिस्ट्री हो अच्छी हो, पर आपने अगर एक भी कंट्री में कहीं पे भी एक दिन का भी स्टे ओवर स्टे किया तो आपका ये वीज़ा रिफ्यूज़ल आएगा इमिग्रेशन स्टेटस के रीज़न के ऊपर। और जो चीज़ है इसके बाद जो है कि आपका डेजिग्नेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें जो भी आप डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं, जो आपका डेजिग्नेशन है, आप बाहर जिस कंट्री में आप रहते हैं उसका डेजिग्नेशन आपको बिल्कुल क्लियर करना है। उसके बाद जो अगर आप बाहर कहीं काम कर रहे हैं तो उसका आपको जो है एम्प्लॉयमेंट लेटर और आप सैलरी स्लिप्स वगैरह बिल्कुल आपने क्लियर जो होती हैं ओरिजिनल होती हैं वो आपने सबमिट करनी है। अगर आप वो सबमिट नहीं करेंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा इमिग्रेशन स्टेटस के कारण। और उसके बाद जो है आपकी वहाँ पे जो बाहर का जो रिकॉर्ड है वो गुड स्टैंडिंग में होना चाहिए, आपका एम्प्लॉयर के साथ जो रिलेशनशिप है गुड स्टैंडिंग में होना चाहिए, और आपकी जो सैलरी है वो वहाँ के किसी बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, और वो आपका वही बैंक अकाउंट आपको लगाना पड़ेगा। और उसके बाद जो फंडिंग है जो आपने उसमें अपना बैलेंस दिखाया हुआ है वो बिल्कुल उसी बैंक अकाउंट में होना चाहिए जहाँ पे आप रह रहे हैं इस वक्त। जहाँ पे ये नहीं कि आप अगर इस वक्त रह रहे हैं दुबई में तो आप इंडिया का बैंक बैलेंस इंडिया का भी दिखा सकते हैं, पर आपको दुबई का भी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको लगानी पड़ेगी, मतलब लगानी चाहिए। उसके साथ आपका इमिग्रेशन स्टेटस है जो क्लियर हो जाता है, तो आपका उस बेस पे कोई भी डाउट नहीं रह जाता और आपका रिफ्यूज़ल नहीं आएगा। सो ये चीज़ें हैं जो आपको जब भी वीज़ा अप्लाई करना है, कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा, मल्टीपल एंट्री वीज़ा, अगर आप बाहर आए हैं पीछे काफ़ी देर से बाहर रह रहे हैं किसी भी कारण, तो ये सब चीज़ें आपको क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी, नहीं तो आपका जो है कनाडा वीज़ा रिफ्यूज़ल रीज़न इमिग्रेशन स्टेटस के अंडर आएगा। सो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और इसके अलावा भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं, अपनी फ़ाइल बनवाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट फ़िक्स करके मुझे मिल सकते हैं ऑफिस में आके, और अपनी वीज़ा फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो गया तो तब भी आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी दोबारा से फ़ाइल लगवा सकते हैं। तो वीज़ा रिजेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक आम बात है, ये एक सिंपल प्रोसेस है। वीज़ा रिजेक्ट होना कोई ये नहीं है कि आपकी जो है बाहर जाने की मतलब जो बैन हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। जिन कारणों से वीज़ा रिजेक्ट हुआ वो आप जो रीज़न्स हैं उनको रिमूव करके उनके ऊपर वर्क करके आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और आपको वीज़ा 100% मिलेगा। उसके अलावा उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरी वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसमें सब्सक्राइब बटन दबाइए जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको दबाएंगे तो उसके साथ बेल आइकन आएगा, आप वो भी प्रेस कर दीजिए। उससे आपको जितनी भी मेरी नई वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो इसके अलावा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये मैंने एक आपके लिए बुक लिखी है। इस बुक में मैंने सारे डिटेल्स दिए हुआ है कि आपने अपने आप फ़ाइल कैसे प्रिपेयर करनी है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए। इसमें A to Z सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, और इसमें ये भी जितने भी फॉर्म आपने भरने हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उसका सारा स्पेसिमन और सैंपल्स इसमें दिए हुए हैं। कहाँ से आपने फॉर्म डाउनलोड करने हैं वो भी सारी वेबसाइट के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, और उसमें क्या क्या भरना है यहाँ तक ये चीज़ तक भी इसमें एक्सप्लेन की हुई है। मोर ओवर मैंने इस बुक में अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस बुक को पढ़ने के बाद भी आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे फ़ोन करके क्लैरिफाई कर सकते हैं और अपनी फ़ाइल अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस बुक की जो कीमत है सिर्फ 250 रुपये है, ₹250 ओनली। तो आप मेरे को ये पैसे पेटीएम और या मनी ऑर्डर के थ्रू भेज सकते हैं। मेरा पेटीएम नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो ओके, बाय।